अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का सेकंड आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं। अ डिलेड इंटरवेंशन इसका टाइटल है। ये आर्टिकल एक फाइनेंशियल आर्टिकल है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको डर लगता है पढ़ने में, है ना, टिपिकल फाइनेंशियल आर्टिकल। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँगा कहानी की तरह। इंटरेस्ट भी बनेगा आपका, चीज़ें समझ में भी आएंगी और हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद उसकी वोकैब, उसकी ग्रामर को अलग से लेकर के बताऊंगा। अगर आप पूरे मन से इस आर्टिकल को पढ़ते हैं ना, सारी ग्रामर, सारी वोकैबलरी इस क्विज पे आप अप्लाई करेंगे। 5 में से 5 नंबर मिलने चाहिए अगर पूरे मन से आप पढ़ रहे हो। पहले इसको एक ट्राई दे के देख लो, वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन आपको करवा दूंगा। चलिए शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। अ डिलेड इंटरवेंशन। देखिए, इंटरवेंशन का मतलब होता है मीडिएशन, दखल अंदाजी। डिलेड का मतलब होता है बिलेटेड, देरी से आने वाली। कह रहा है आई तो सही लेकिन देरी से आई एक इंटरवेंशन, एक दखल अंदाजी सरकार के द्वारा। अच्छा, किस चीज़ की बात कर रहा है? ऑन नीड टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। उस ज़रूरत की बात कर रहा है जो बढ़ावा देने की है, एनकरेज करने की है, बूस्ट करने की है हमारे निर्यात को, एक्सपोर्ट्स को। तो हमारे को बहुत ज़रूरत थी बूस्ट करने की, लेकिन सरकार ने बहुत देरी से इंटरवेंशन किया है। हालांकि किया है, ये बहुत अच्छी बात है। समझ गए सेंटेंस को, इसके टाइटल को? इंटरवेंशन को देख लें, मीडिएशन बोलते हैं। बूस्ट का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना। इसके लिए एक ईडियम अपने पास, टू गिव अ शॉट इन द आर्म। टू गिव अ शॉट इन द आर्म, किसी को बढ़ावा देना, बूस्ट करना। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है इन डिटेल। उससे ऐप आ चुकी है अपनी प्ले स्टोर पे, योर इंग्लिश ट्यूटर ऐसा लोगो है। इस लोगो को देख करके ऐप को डाउनलोड कर लें, मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना। नीचे स्टोर टैब में जाओगे तो 3 कोर्सेज आपको दिखेंगे, क्वालिटी कोर्सेज। हज़ारों रुपए के कोर्स जो मार्केट में मिलते हैं उनको 50-50 रुपए में सबको अवेलेबल करवा रहा हूँ। एक एसएससी का, एक बैंक्स का, एक राइटिंग स्किल्स का। जो भी कोर्स आप बाय करें, कंटेंट टैब में जाकर के उसी कोर्स को क्लिक करना, कंटेंट में जाना, सारी वीडियोस आपको लाइन से दिखेंगी। राइटिंग स्किल्स वाले की 4थी वीडियो मैंने डाल दी है कल रात में। इन कोर्सेज की और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, कोई दिक्कत हो तो 7014697065 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें। मैं सुबह शाम आता हूँ, ऑनलाइन आता हूँ, फ्री होकर के आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। चलिए, कह रहा विद ग्लोबल डिमांड बूमिंग द सेंटर मस्ट एक्ट फास्टर टू रैव अप एक्सपोर्ट ग्रोथ इंजन। कह रहा के साथ ही, विद, और किसके साथ भाई? ग्लोबल डिमांड के बूम करने के साथ ही, वैश्विक मांग के बढ़ने के साथ ही हुआ क्या? कह रहा सेंटर को मस्ट एक्ट करना ही चाहिए, सेंटर को हरकत में आना चाहिए। और कैसे? बहुत तेजी में, फास्टर। और क्यों? ताकि वो रैव अप कर पाए, ताकि वो अपग्रेड कर पाए, ताकि वो स्केल अप कर पाए एक्सपोर्ट ग्रोथ इंजन को। एक्सपोर्ट की जो विकास का जो इंजन है उसको तेजी में ला पाए, है ना, बहुत तेजी से एक्सपोर्ट अपने शुरू करें। समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस का सब्जेक्ट है सेंटर। सेंटर मतलब यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। सेंटेंस की वर्ब है मस्ट एक्ट। रैव अब एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को तेजी में लाना, किसी चीज़ को फास्ट करना, अपग्रेड करना, है ना, क्विक करना। बूम करने का मतलब होता है फलना फूलना। डिमांड फल फूल रही है पूरी दुनिया में, बूम कर रही है, इसको ग्रो, फ्लरिश, प्रॉस्पर और थ्राइव करना भी बोलते हैं। कोई आपको बोले ना, जैसे आपको किसी को बोलना हो यार खूब फलो फूलो, तो आप उसको बोल सकते हैं आप प्रॉस्पर करो, है ना, फ्लरिश करो, प्रॉस्पर करो, फलने फूलने को हम ये सारे जो वर्ड्स हैं यूज़ करते हैं। चलिए अब मैं फटाफट आपको आज की वोकैबुलरी दिखा देता हूँ जो इस आर्टिकल में यूज़ होने वाली है। और बहुत सारी वोकैबुलरी आज हमारे पास, देख रहे हो, ये सारे वर्ड आज के आर्टिकल में आए हुए हैं। और देखो, हंसी और खुशी की बात ये है, 90% वोकैबुलरी इस आर्टिकल में जो आप करोगे ना, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो मेरे साथ इस वोकैब वाली शीट में। तो पिछले सारे वर्ड्स आज जो है आज हम रिवाइव करेंगे। ये सारे वर्ड्स आ चुके हैं पिछले, अशर इन, ऑफसेट, रैचेट अप, क्रैंक अप, रैंप अप, रिबाउंड, पेंट अप, इम्पेंडिंग, डॉडल। ये सारे वर्ड्स पुराने हैं और 2 ही वर्ड्स आज के नए हैं, रैव अप और फोक आउट। फटाफट शुरू कर ले। अशर इन बहुत बार आ चुका है, फ्रेजल वर्ब होती है किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को लॉन्च करना, सबके सामने लाना। अशर इन का एक सिनोनिम है किक इन और एक सिनोनिम है टेक ऑफ। टेक ऑफ, ठीक है, किक इन और टेक ऑफ, ये दोनों सिनोनिम आज इस आर्टिकल में आप पढ़ोगे, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के सिनोनिम हैं, ठीक है। अगला हमारे पास एक वर्ड था ऑफसेट, इसका मतलब होता है काउंटर बैलेंस करना।
आपने तराजू के एक पलड़े में 5 किलो रखा तो दूसरे पलड़े में भी 5 किलो का कुछ रखना पड़ेगा, या तो चाहे कोई बड़ा बाट रखो 5 किलो का, या 5 किलो का सामान रखो। जैसे ही आप रखोगे 5 किलो का सामान दूसरे पलड़े में, आप काउंटर बैलेंस कर दोगे, ऑफसेट कर दोगे पहले पलड़े को। ऐसे इसको याद रखें। योर वर्च्यूज कैन नॉट ऑफसेट योर वाइसेस। आपकी अच्छाइयाँ आपकी बुराइयों को काउंटर बैलेंस नहीं कर सकती हैं। अच्छाइयों के लिए आपको कुछ अच्छा मिलेगा भगवान से, लेकिन बुराइयों के लिए भी बुरा मिलेगा ही मिलेगा, दोनों को काउंटर बैलेंस नहीं कर सकते हो। इसको मेकअप फॉर करना, कॉम्पेंसेट करना फॉर बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आएंगी फ्रेजल वर्ब्स। रैचेट अप, क्रैंक अप, रैंप अप, लेवल अप, स्केल अप। इन सब का मतलब है किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करना है, इंटेंसिफाई करना। अगर कोई एक्टिविटी पहले से चल रही है तो उसको तेज कर देना, और अगर बंद पड़ी है तो उसको स्टार्ट कर देना। समझ गए ना? जैसे इंक्रीज एफडीआई कैन रैचेट अप और जीडीपी। बढ़ी हुई जो एफडीआई है, जो इन्वेस्टमेंट है, हमारी जीडीपी को स्केल अप कर सकती है, लेवल अप कर सकती है, रैचेट, क्रैंक या रैंप अप कर सकती है। ये सारी फ्रेजल वर्ब इसी तरीके से काम करती है। आज आप देखोगे स्केल अप नाम की फ्रेजल वर्ब को, और एक आप देखोगे रैंप अप आएगा या रैचेट अप आएगा कहीं पे, है ना? देख लेना, वहीं से इसको कनेक्ट कर लेना। अगला वर्ड है रिबाउंड। बाउंड मतलब उछलना, री मतलब फिर से। आप गिरे और आपने जंप बैक किया, है ना? मतलब आप रिवाइव किए हो, आप जो है फिर से मैदान में उठ खड़े हुए हो, आ खड़े हुए हो, है ना? द शेयर मार्केट रीबाउंडेड 2 वीक्स आफ्टर द क्रैश। शेयर मार्केट उछल करके खड़ी हो गई 2 वीक्स के बाद ही इस क्रैश के। तो पहले गिरी और 2 वीक बाद रीबाउंड आया। अगला वर्ड है पेंट अप। पेंट अप का मतलब होता है सप्रेस्ड, दबा हुआ। आपने कोई चीज़ मन में दबा के रखी हुई है, एक दिन आपका गुस्सा फूटा और सारी चीज़ आपने बता दी, सारे इमोशंस आपने दिखा दिए। मैं तब बोलूँगा कि ये आपके पेंट अप इमोशंस थे, दबे हुए सप्रेस्ड इमोशंस थे। ईयर्स ऑफ पेंट अप इमोशंस केम आउट एज शी क्राइड। कई सालों के दबे हुए पेंट अप इमोशंस कम आउट हुए, बाहर निकल करके आए जैसे ही वो रोने लगी, एज शी क्राइड। समझ गए ना? पेंट अप। इम्पेंडिंग मतलब जो चीज़ अप्रोच कर रही हो, नियर और सर्टेन हो, होने वाली हो, बस होके ही रहेगी, उसको कहते हैं इम्पेंडिंग, है ना? ये अच्छे से वर्ड आप जानते हो। इम्पेंड नाम के नाउन से बनने वाला वर्ड है ये, वर्ब से, है ना? डॉडल, ये भी जानते हो, किसी चीज़ पे आनाकानी करना, टाइम वेस्ट करना। आपको पता है उठना तो पड़ेगा ही, ऑफिस तो जाना पड़ेगा ही, स्कूल तो जाना पड़ेगा ही, लेकिन पड़े हो मगरमच्छ की तरह बेड में, उठ ही नहीं रहे हो, तो आप डॉडल कर रहे हो, टाइम को वेस्ट कर रहे हो, अपना जो है वक्त बर्बाद कर रहे हो। समझ गए ना? इसको प्रोक्रास्टिनेट, डाइथर, लेज, लिंगर या ड्रैग वंस फीट बोलते हैं। डिथर नाम की वर्ब को आज आप इस आर्टिकल में देखोगे, डॉडल का सिनोनिम है टाइम वेस्ट करने का। अब देखो, ये तो थे सब पुराने वर्ड्स, है ना, ऊपर वाले। अब 2 वर्ड्स नए हैं आज के। पहली फ्रेजल वर्ब है रेव अप, दूसरी है फोक आउट। रेव अप कैसे बना है? ये बना है रेवोल्यूशन से। मैं आपको चक्का दिखा देता हूँ गाड़ी का, ये टायर है, ये जब घूमता है इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। अगर इसकी रेवोल्यूशन की रफ्तार को हम तेज कर दें, टायर को घुमाना तेज कर दें, तो टायर जो है बहुत तेज़ी से आगे जाएगा, गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाएगी। रेव अप का मतलब होता है किसी चीज़ की रफ्तार को बढ़ाना, रिवोल्यूशंस को अप लेकर के आना। एक्सपोर्ट्स कैन या इंक्रीज एक्सपोर्ट्स कैन रेव अप द इकोनॉमिक ग्रोथ। बढ़े हुए निर्यात जो है इकोनॉमी की ग्रोथ को रेव अप कर सकते हैं और तेज बना सकते हैं। पहले 5%, उसकी जगह हम 8% पे ग्रो करेंगे, है ना? एक्सपेडाइट, क्विकन, हेसन, फास्ट अप, सब इसी की जो है सिनोनिम है फासन अप, है ना? लास्ट हमारे पास फ्रेजल वर्ब है फोक आउट। फोक आउट का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ मजबूरी में देना। वी हैड टू फोक आउट ₹500 इन पेनल्टीज फॉर नॉट वेयरिंग ए मास्क। हमें मजबूरी में देने पड़े, फोक आउट करने पड़े 500 रुपये पेनल्टी के तौर पे मास्क ना पहनने के लिए। समझ गए ना? फोक आउट मतलब देना, सरेंडर करना किसी को मजबूरी में किसी चीज़ को। तो ये सारी वोकैब है भाई आज की। बहुत रिच आर्टिकल है इन टर्म्स ऑफ वोकैब आज का। लेकिन अच्छी बात यही है कि सारी पुरानी वोकैबलरी ही आई है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब फटाफट समरी टाइम है, किस बारे में लिखा आपको पता लगे। उससे पहले करूंगा ऐड एक छोटी सी चीज़ को। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। देखो समरी बहुत सीधी सी है और छोटी सी है। वो कोविड के बाद में सारे एक्सपोर्ट्स जो हैं दुनिया के ठप हो गए थे, आप जानते हो, लेकिन अब वैक्सीनेशन होने के बाद एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं।
सरकार ने एक नई स्कीम का ऐलान किया है जिसमें एक्सपोर्टर्स को, निर्यातकों को थोड़ा सा टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। ये स्कीम जो है दूसरे देश ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन भारत ने स्कीम को थोड़ा देरी से अनाउंस किया। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि एक्सपोर्ट्स में ही वो ताकत है फिर से इकोनॉमी को खड़ा करने की अपने पांवों पे। ये स्कीम आपको दूसरे देशों को देख करके लॉन्च करने की बजाय पहले ही लॉन्च कर देना चाहिए था, लेकिन आपने अभी भी जो लॉन्च किया ना, ये बहुत ही अच्छी बात है। इट इज़ अ वेलकमिंग मूव। एक्सपोर्ट्स ग्रो करेंगे, पूरा देश आगे बढ़ेगा इन एक्सपोर्ट्स के दम पे। समझ गए ना? बस यही इसकी आज की समरी है। वेलकम कर रहा है सरकार के मूव को और सजेस्ट कर रहा है दूसरों का मुंह मत देखा करो, आप अपनी स्कीम खुद बनाओ, इंडिपेंडेंटली अपना जो है पॉलिसी को डिसाइड करो। अब इसी समरी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं डिस्क्रिप्टिव का, 3 आर्ग्यूमेंट्स में उसका आंसर करें। आप भी लिखा करो, मैं भी लिखता हूं, कमेंट सेक्शन में पेस्ट करो, पोस्ट करो, मेरा फर्स्ट कमेंट में आपको मिलेगा। देखो क्वेश्चन ये है कि इंडिया की आदत रही है अपने डिसीजंस को वेस्ट की तरफ देख करके लेने से। पहले वेस्टर्न कंट्रीज क्या करेंगी, उसके बाद इंडिया अपनी पॉलिसी को डिसाइड करेगा। ये सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज को देख करके हमें सबक मिल जाता है कौन सा पॉलिसी कैसा काम करेगा, और दूसरा गलत इसलिए क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते हैं, अपने आप अपने डिसीजंस सही से नहीं ले पाते हैं। आपको क्या लगता है कैसे इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाया जाए? क्या इंडिया को आज भी वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखना चाहिए अपने डिसीजन लेने से पहले, या फिर इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिसीज को डिजाइन करे, हर तरह की पॉलिसी को अपने हिसाब से लागू करे? डालना कमेंट्स में। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर मच डिले द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द रूल्स एंड रेट्स बेस्ड ऑन विच एक्सपोर्टर्स कैन क्लेम रिबेट्स ऑन टैक्सेस पेड ऑन देयर आउटबाउंड कार्गो। अब सबसे पहले बताएगा हुआ क्या है ना, कहानी की तरह समझना। कह रहा बहुत डिले के बाद, बहुत ही देरी के बाद जो सरकार है उसने नोटिफाई कर दिया है। नोटिफाई करने का मतलब होता है नोटिफिकेशन देना, सबके सामने डाल देना अखबारों में और न्यूज़पेपर्स में, है ना। सरकार ने नोटिफाई कर दिया है, ऐलान कर दिया है इन रूल्स और रेट्स का, जो बेस्ड होंगे और किसके ऊपर, जिसके ऊपर एक्सपोर्टर्स क्लेम कर सकते हैं, दावा ठोक सकते हैं रिबेट का, टैक्स में छूट का, उन टैक्सेस पे जो वो पे कर चुके हैं उनके आउटबाउंड कार्गो पे, बाहर निकलने वाले आउटगोइंग शिपमेंट्स पे, एक्सपोर्ट के जहाज़ों पे। समझ गए ना? फिर से समझा देता हूँ। बहुत डिले के बाद सरकार ने नोटिफाई किया है रूल्स और रेट्स जिसके ऊपर बेस्ड ऑन, जिसके ऊपर विच एक्सपोर्टर्स जो हैं वो क्लेम करेंगे टैक्स में छूट को, और वो टैक्स जो कि वो पहले ही दे चुके हैं आउटबाउंड कार्गो पे। तो सरकार ने बोला पिछले 6 महीने में तुमने जो भी निर्यात किए हैं अब उस पे भी तुम टैक्स की रिबेट हमसे ले लो। नई स्कीम हम जो है अनाउंस कर रहे हैं। समझ गए? गवर्नमेंट की वर्ब है हैज नोटिफाइड, एक्सपोर्टर्स की वर्ब है कैन क्लेम। क्लेम का मतलब होता है दावा ठोकना। आउटबाउंड मतलब जो बाउंड हो आउट की तरफ, जो आउट गोइंग हो, जो डिपार्टिंग हो, जो हमारे देश से निकला हो निर्यात के तौर पे, ना कि आया हो आयात के तौर पे, है ना। आयात होता तो इनबाउंड। कार्गो का मतलब होता है माल जहाज, इसको कंसाइनमेंट भी बोलते हैं और शिपमेंट भी बोलते हैं। जहाजी माल होता है ना, माली जहाज होता है ना जो बड़ा सा जहाज, उसको कार्गो बोलते हैं। शिपमेंट, कंसाइनमेंट इसके सिनोनिम है। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। दूसरा क्या है? कह रहा दैट इट टुक नियरली 8 months टू कम अप विद दीज क्रिटिकल डिटेल्स आफ्टर द स्कीम प्रॉमिसिंग सच रिबेट्स किक्ड इन हैज मेंट दैट एक्सपोर्टर्स हैव हैड टू कंजर अप एडिशनल वर्किंग कैपिटल to the extent of taxes paid but not refunded during this period। अब बता रहा है सरकार ने ये जो अनाउंसमेंट की इसमें गलती क्या हुई, देरी कैसे हुई? कह रहे दैट ये बात की। अच्छा कौन सी बात? इट टुक, इसको लग गए लगभग 8 महीने, 8 months कम अप विद होने में, सबके सामने आने में, इन डिटेल्स के, क्रिटिकल डिटेल्स के साथ। कह रहे ये बात की सरकार को लग गए 8 महीने कम अप विद होने में, सबके सामने आने में, बहुत ही गंभीर सूचनाओं के साथ। और कब? 8 महीने किसके? जब आफ्टर बाद में जो ये स्कीम थी जो प्रॉमिस करती थी इन राहतों को, रिबेट्स को, रिलैक्सेशंस को, ये किक इन हुई थी, शुरू हुई थी। कह रहा है स्कीम के शुरुआत होने के 8 महीने लग गए सरकार को इस पूरी डिटेल को डालने में। कह रहा है ये बात जो है ना, ये पूरी वाली बात ये मेंट करती है, इसका मीनिंग निकला है दैट वो ये कि हमारे जो निर्यातक हैं हमारे देश के, उनको मजबूरी में करना पड़ा, हैव हैड टू, करना पड़ता आ रहा है। और क्या? कंजर अप करना पड़ता आ रहा है। कंजर अप करने का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिएट करना। और कैसे क्रिएट करना? एकदम जादू के साथ, है ना, एकदम आउट ऑफ एग्जिस्टेंस से उसको एग्जिस्टेंस में लाना। हमारे एक्सपोर्टर्स को कहीं से जुगाड़ करता आना पड़ रहा है, कंजर अप करता आना पड़ रहा है, जरूरत से ज़्यादा एडिशनल वर्किंग कैपिटल को, पैसे को। और किस एक्सटेंट तक, किस लिमिट तक? उन टैक्सेस की लिमिट तक जो उन्होंने पे कर दिए हैं लेकिन रिफंड नहीं हुए हैं,
इस पीरियड के दौरान। तो हुआ क्या था, आज से 8 महीने पहले गवर्नमेंट ने बोला था ये स्कीम हम लागू करेंगे, लेकिन 8 महीने से स्कीम को लागू किया नहीं। 8 महीने से हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, वो उनको रिफंड मिला नहीं। इस वजह से उनको बैंकों से ब्याज पे पैसा लेना पड़ा। कह रहा है यही मतलब निकला है इस चीज़ का कि 8 महीने आपने लिए ना, हमारे एक्सपोर्टर्स कहीं से जाकर के जुगाड़ करके बेचारे वर्किंग कैपिटल को लाए हैं उन टैक्सेस को जो आपको रिफंड करने थे, लेकिन 8 महीने आपने किए ही नहीं। समझ गए ना? तो पैसा तो सबको पूरा मिलेगा, लेकिन 8 मंथ के डिले से मिल रहा है। दैट की वर्ब है हैज मेंट, दैट की वर्ब है हैज मेंट, इट की वर्ब है टुक, स्कीम की वर्ब है किक्ड इन। किक इन का मतलब होता है स्टार्ट होना, कमेंस होना, टेक ऑफ करना, किसी चीज़ का शुरू होना। प्रॉमिसिंग यहाँ पे स्कीम के लिए जो है, जो एडजेक्टिव आया पार्टिसिपल, वो वाली स्कीम जो प्रॉमिस करती है। कम अप विद करना होता है सबके सामने आना, अशर इन करना, ब्रिंग इन करना, लॉन्च इन करना, सेट इन मोशन करना, किसी चीज़ को सबके सामने रखना, है ना। क्रिटिकल मतलब गंभीर। कंजर अप मैंने आपको बता दिया, किसी चीज़ को एग्जिस्टेंस में लाना, कहीं से भी जुगाड़ करके आप कोई चीज़ लाओ ना तो आप कंजर अप करोगे। एक्सटेंड का मतलब होता है लिमिट। देखो सेंटेंस बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ 100% आपको पुर्जा पुर्जा खोल के बताऊँ। अब फटाफट इस स्ट्रक्चर को देख लो। हैव, हैड, टू, ये कैसे बनी है। देखो आपको हैज, हैड, हैव हैड और हैड को सीखना है। एक बात को दिमाग में बिठा लो, ये तीनों स्ट्रक्चर में बाद में हैड आता है। क्या आता है मेरे भाई? बाद में हैड आता है, क्योंकि हैज, हैव और हैड अगर शुरू में आ जाए तो उसके बाद V3 ही आती है। यहाँ पे हैज या हैव आ ही नहीं सकता, तो बाद वाले में क्या आएगा? हमेशा हैड आएगा। अब इसको यूज कैसे करना है, उसका मतलब क्या है, ध्यान से समझ लो। शी हैज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ, उसके पास बहुत सारा पैसा है। ये सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट का है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने यूज किया हुआ है शी हैज। समझ गए ना? हैज के बाद में कोई V3 नहीं है, अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट डेफिनेट। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँ, उसके पास पैसा आज से नहीं है, बहुत पहले से है। वो पैसा रखते आए हैं, कई सालों से वो पैसा रखते आए हैं, आज की बात नहीं हो रही। तो मुझे प्रेजेंट डेफिनिट से इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना पड़ेगा। पैसा रखते आए हैं या रख चुके हैं, तो मैं क्या करूंगा, शी के हिसाब से यहाँ पे हैज लगा दूंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। लेकिन इस हैज को मुझे चेंज करना पड़ेगा हैड में, क्योंकि हैज, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को लेती है V3 बना के। तो ये पहले वाला हैज बदल गया हैड में और एक नया हैज जुड़ गया शी के हिसाब से। तो शी हैज हैड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ बन गया ना हैज इट। मतलब क्या है? बहुत सारा पैसा रखती आई है, आज नहीं है, बहुत पहले से है। वैसे दे हैव टू ड्राइव 5 किलोमीटर्स टू वर्क एवरी डे, उनको हर रोज वर्क पे, काम पे जाना पड़ता है 5 किलोमीटर, है ना, ड्राइव करना पड़ता है। देखो आज की बात नहीं है, बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। इंडेफिनिट नहीं, परफेक्ट टेंस सही है, तो सीधा सा इलाज है, आप क्या करोगे, दे के हिसाब से यहाँ पे लगा दोगे हैव। ठीक है ना। अब हैव के बाद में V3 आती है, तो इस हैव को बदल दोगे हैड में, तो बन गया ना हैव हैड। दे हैव हैड टू ड्राइव 5 किलोमीटर्स टू वर्क एवरी डे। तो ऐसे स्ट्रक्चर ये सारी की सारी बनती हैं। तो इन एक्सपोर्टर्स को भी कंजर अप करते पढ़ते रहे हैं ये 8 महीने से, आज नहीं कर रहे हैं, 8 महीने से परफेक्ट टेंस में ये काम होता आ रहा है। समझ गए ना। हैव हैड टू। कह रहा न्यू स्कीम, ये आज के क्विज में यूज होगा ये कॉन्सेप्ट। कह रहा अ न्यू स्कीम वॉज नेसेसिटेटेड टू रिप्लेस द अर्स्टवाइल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इंसेंटिव स्कीम आफ्टर द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी हेल्ड इट वॉज नॉट कंप्लाइंट विद द मल्टीलेटरल ट्रेड वॉचडॉग्स नॉर्म्स। अब बता रहा है ये नई स्कीम क्यों लाई गई थी 8 महीने पहले, पूरी कहानी समझो। कह रहा है एक नई स्कीम की जरूरत थी, नेसेसिटेट किया गया था, रिक्वायर्ड थी वो, रिप्लेस करने के लिए उस वक्त की एक पुरानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इंसेंटिव स्कीम को। तो पहले एक स्कीम हुआ करती थी, आज की डेट में वो नहीं है, अर्स्टवाइल है, उस वक्त में थी। कह रहा है इसको रिप्लेस करने के लिए एक नई स्कीम की जरूरत हमें पड़ी थी। अच्छा क्यों पड़ी? कह रहा है बाद में जब WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, झगड़ों को निपटाने वाली जो सभा है, उन्होंने हेल्ड किया, इस बात पे जोर दिया कि ये जो है स्कीम ये कंप्लाइंट विद नहीं थी, ये स्कीम जो है बिल्कुल भी ओबीडियंट नहीं थी, बिल्कुल भी हिसाब से नहीं थी WTO नाम के वॉचडॉग की नॉर्म से। मल्टीलेटरल ट्रेड वॉचडॉग है, पूरी दुनिया में मल्टीलेटरल व्यापार की वॉचडॉगिंग करता है। कह रहा है इसकी जो नॉर्म्स है ना WTO की, उससे बिल्कुल भी जो है ताल्लुक नहीं रखती थी। समझ गए ना। तो नई स्कीम को इसलिए लाया गया था क्योंकि WTO ने बोल दिया था ये जो स्कीम आप तुम चला रहे हो ना इंडिया में, ये स्कीम गलत स्कीम है, अगर तुम चलाओगे तो हमारी नॉर्म्स के खिलाफ जाके चलाओगे, हम आप पे फाइन्स लगाएंगे। तो स्कीम सरकार ने 8 महीने पहले अनाउंस करनी पड़ी। समझ गए। स्कीम की वर्ब है वॉज नेसेसिटेटेड, पैसिव वॉइस में। नेसेसिटेट करने का मतलब होता है रिक्वायर करना, किसी चीज़ की डिमांड को पैदा करना। अच्छा अर्स्टवाइल मतलब उस वक्त का, देन आज का नहीं, उस वक्त की स्कीम थी। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की वर्ब है हेल्ड V2 में, इट की वर्ब है वॉज,
कंप्लाइंट विद का मतलब होता है ओबीडियंट होना, किसी के हिसाब से होना। वॉच डॉग का मतलब होता है निगरानी करने वाला। देखो वॉच मतलब निगरानी, डॉग मतलब कुत्ता। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं इंटरनेशनल या नेशनल जो कि किसी काम की निगरानी करती हैं, किसी चीज़ के ऊपर गार्ड करती हैं, वो वॉच डॉग कहलाती हैं इंग्लिश के अंदर। बढ़े आगे, कह रहा द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द न्यू स्कीम रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स या RODTEP एंड इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1 इज WTO कंप्लाइंट। अब कह रहा नई स्कीम से सरकार की आशाएं क्या है? कह रहा सरकार पूरी कॉन्फिडेंट है, सरकार 100% भरोसेमंद है इस चीज़ पे कि ये जो नई स्कीम है ना, जिसका ये बड़ा सा नाम है RODTEP, कह रहा और जो इफेक्टिव होने वाली है जनवरी 1 से, जनवरी 1 2021 से ही चल जाएगी, भले ही हमने अगस्त में लॉन्च की है। कह रहे सरकार का पूरा मानना है कि ये जो स्कीम है ना ये WTO कंप्लाइंट है। इस बार WTO नाम के वॉचडॉग को इस स्कीम से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? गवर्नमेंट की वर्ब है इज, स्कीम की वर्ब है इज, ये पूरा का पूरा स्कीम का नाम है, इसीलिए इस नाम के हर वर्ड को हमने बड़ा लेटर दिया हुआ है, छोड़ करके प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस को, है ना, एंड का छोटा, ओ का छोटा। जब भी आपको कोई ऐसा प्रॉपर नाउन मिले जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हों, आप हर वर्ड को बड़ा लेटर दें, शुरुआती लेटर जो है कैपिटल हो। आगे बढ़ेंगे, इस कॉन्फिडेंट वर्ड को देख लेना। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है भरोसे वाला, जिसमें कॉन्फिडेंस हो, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरा हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच के मुझे बताओ, ये कॉन्फिडेंट है, ये भी कॉन्फिडेंट है और ये भी कॉन्फिडेंट है, इन तीनों वर्ड्स में क्या फ़र्क है? चलो, तीनों वर्ड्स को आप बोलते हैं कॉन्फिडेंट। ये है कॉन्फिडेंट का ए लगा हुआ, और यहाँ पे ए भी लगा हुआ है, और यहाँ पे ई भी लगा हुआ है लास्ट में, और यहाँ पे लगा हुआ है इधर ई। ये कॉन्फिडेंट तो अलग कॉन्फिडेंट हो गया, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। इसको भी कॉन्फिडेंट बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है समवन, ऐसा एक इंसान जिसको आपके राज बताऊं और आपने खुद बताए हो। आपका भरोसेमंद दोस्त, ऐसा इंसान जो आपके राजों को जानता है और आप खुद उसको बताते हो, वो आपका कॉन्फिडेंट होता है। इसको आपने कन्फाइड नाम के वर्ब से बनाया हुआ है, समवन यू कन्फाइड इन। कन्फाइड का मतलब होता है किसी में अपना भरोसा जताना, उसको अपनी बातें बता देना। तो समवन यू कन्फाइड इन इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट। ये आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। और ये कॉन्फिडेंट है ना, ई लगा हुआ लास्ट में, इसका मतलब है अ फीमेल, अ फीमेल, अ फीमेल, अ फीमेल यू कन्फाइड इन। समझ गए ना? कॉन्फिडेंट ये वाला जो है, इसमें आदमी और औरत दोनों को डिनोट करता है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली औरतों के लिए यूज होता है। कोई औरत, कोई लेडी जिसको आपने अपने राज बताए हो, दैट इज कॉल्ड योर कॉन्फिडेंट। समझ गए ना? तो ये तीन वर्ड्स अलग अलग हैं, आज के क्विज में यूज होगा कॉन्सेप्ट। कह रहा है कवरिंग 8555 टैरिफ लाइन्स और रफली 65% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स, द रिमिशन रेट्स नाउ नोटिफाइड रेंज फ्रॉम 0.5% to 4.3% ऑफ फ्रेट ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ आउटबाउंड कंसाइनमेंट्स। अब बता रहा है इस स्कीम में खास है क्या। कह रहा है कवर करने वाली है जो इतने सारी टैरिफ की लाइंस को। टैरिफ लाइन का मतलब होता है करों की लाइंस, टैरिफ मतलब कर, टैक्स। तो टैक्स के जो बहुत सारे प्रकार हैं, है ना, इस वाले जो है प्रोडक्ट पे इतना टैक्स, इस वाले पे इतना टैक्स, तो ये 8555 टैरिफ लाइंस की प्रोडक्ट्स को जो है कवर करेगी स्कीम, और जो कि लगभग 65% इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी हैं ये सारे प्रोडक्ट्स। कह रहा है ये जो स्कीम है ना इस टाइप की, ये काम करने वाली, और ये स्कीम जो है ये रेमिशन रेट्स की हैं। रेमिशन मतलब किसी चीज़ में रिलैक्सेशन देना। तो कह रहे जो टैक्स में रेमिशन की जो रेट्स हैं जो नोटिफाइड हुई हैं, कह रहा वो रेंज फ्रॉम करती हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, किसी में 0.5, किसी में 4.3%। अच्छा, किसका? उस फ्रेट ऑन बोर्ड वैल्यू का, उस माल समाज के समान माल के ऑन बोर्ड हो जाने की वैल्यू का। ऑन बोर्ड का मतलब है जहाज पे किस कीमत पे आपने डाला है, सामने वाले से कौन सी कीमत वसूलोगे, ऑन बोर्ड। तो माल सामान की ऑन बोर्ड वैल्यू का जो है आउटबाउंड कंसाइनमेंट की, हमारे देश से निर्यात होने वाले कार्गो शिप्स की। समझ गए ना? तो आपने चाहे माल 10 रुपये का खरीदा हो, लेकिन जब शिप पे लोड किया, आपने सामने वाले को बोल दिया भाई 10,000 का माल है, तो वो 10,000 की जो वैल्यू है ना, उस पर 0.5 से 4.3% का आपको टैक्स का अभी छूट मिलने वाला है। ऐसा ये स्कीम है, और 8.8555 प्रोडक्ट्स को ये कवर करने वाली है। अब इसने बता दिया स्कीम के बारे में। रेमिशन रेट की वर्ब है रेंज। रेमिशन मतलब कमी, टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन, एबेटमेंट। नोटिफाइड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो वाली रेट्स जिनको अभी नोटिफाई किया गया है। ऑन बोर्ड मैंने आपको बता दिया जहाज के ऊपर, आउटबाउंड मतलब आउटगोइंग, जो निर्यात के लिए हो, कंसाइनमेंट मतलब कार्गो, शिपमेंट भी इसको बोलते हैं। कह रहा है फॉर सम गुड्स देयर इज अ कैप ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्टेड आइटम्स। कह रहा है कुछ गुड्स के लिए, कुछ सामान के लिए एक कैप है, एक मैक्सिमम लिमिट है उस वैल्यू की जो है एक्सपोर्टेड आइटम्स की। तो ऐसा नहीं है आप लाखों करोड़ों का बेचे जा रहे हो और सरकार से फायदा उठाए जा रहे हो। कुछ गुड्स पे सरकार को लगता है कि हम जो है
इस लिमिट तक ही आपको टैक्स का बेनिफिट देंगे, उसके बाद जो आप बेचो उस पर कोई बेनिफिट नहीं है। तो उन्होंने कैप, उन पे एक लिमिट जो है मैक्सिमम लिमिट को फिक्स कर दिया है। समझ गए? कैप की वर्ब है इज, देयर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। कैप को टॉपी भी बोलते हैं, टॉपी सीलिंग मैक्सिमम लिमिट भी बोलते हैं ना, किसी चीज़ की मैक्सिमम लिमिट कैप कहलाती है। कह रहा स्टील, फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द RODTEP। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं, स्टील का, दवाइयों का और केमिकल्स का, इनको एक्सक्लूड रखा गया है, बाहर रखा गया है इस स्कीम से। समझ गए? ये तीनों की वर्ब है हैव बीन एक्सक्लूडेड पैसिव वॉइस में। अब कह रहा है सम सेक्टर्स आर कंसर्न्ड अबाउट द रेट्स बीइंग लोअर देन एक्सपेक्टेड व्हाइल engineering firms are worried that taxes on key materials are not adequately offset। कह रहा है ये जो रेंज है ना, ये वाली रेंज, इससे कई सेक्टर खुश नहीं है, और जो बड़ी नेचुरल सी बात है, हर आदमी को आप खुश कर भी नहीं सकते हो। कह रहा है कुछ सेक्टर्स कंसर्न है, परेशान है रेट्स के लोअर होने की वजह से, जो उनसे एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा। इनको लगता है रेट सरकार ने बहुत ज़्यादा लोअर कर दिए हैं, हमारे को तो 0.3% चाहिए था टैक्स, है ना, 0.1 दिया आपने, मतलब आपने टैक्स की जो है हमें राहत कम मिली है। तो ये कंसर्न है सेक्टर्स। जबकि इंजीनियरिंग जो फर्म्स हैं वो वरीड हैं, वो परेशान हैं कि जो टैक्स लगा है कि रॉ मटेरियल्स पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स पे, वो सारे के सारे बराबर तौर पे ऑफसेट नहीं हुए हैं, काउंटर बैलेंस नहीं हुए हैं। इंजीनियरिंग फर्म्स ये बोलती हैं कि रॉ मटेरियल हमने बहुत महंगे खरीदे हैं, आपने जो छूट हमें दी है उस टैक्स को ऑफसेट नहीं करती हैं, हमारा टैक्स अभी भी बहुत सारा है जो काउंटर बैलेंस करने वाला है, जो हम पे कर चुके हैं। समझ गए? सेक्टर्स की वर्ब है आर, इंजीनियरिंग फर्म्स की वर्ब है आर, टैक्सेस की वर्ब है आर। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। ऑफसेट का मतलब होता है, वो बताया था ना मैंने आपको, तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर कर देते हो तो आप ऑफसेट कर देते हो तराजू को। कह रहा है फाइन ट्यूनिंग में बी नीडेड बट अ वैक्यूम हैज़ बीन प्लग्ड एट लास्ट। अब ये वही बात बोल रहा है, कह रहा है फाइन ट्यूनिंग की थोड़ी ज़रूरत हमें हो सकती है, स्कीम में रिफाइनमेंट शायद हमें लानी पड़े, इंजीनियरिंग वालों को, कुछ सेक्टर्स को हमें समझाना पड़े, है ना। कह रहा है लेकिन एक बड़ा वैक्यूम जो था, एक बड़ा जो निर्वात था, जो बड़ी सी खाई थी, उसको हमने प्लग कर दिया आखिरकार। 8 महीने से स्कीम ही नहीं थी, है ना, बड़ा वैक्यूम था, तो स्कीम तो हम ले आए हैं आखिरकार। अब थोड़ा बहुत हमें रिफाइनमेंट करना है, इन सेक्टर्स को समझाना है, बाकी जो स्कीम जो है एकदम आगे बढ़ेगी। फाइन ट्यूनिंग मतलब एडजस्टमेंट बोलते हैं, इसकी वर्ब है मे बी नीडेड। वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह, इसकी वर्ब है हैज़ बीन प्लग्ड, पैसिव वॉइस में, दोनों पैसिव वॉइस में, है ना। प्लग का मतलब होता है भरना, वैक्यूम जैसे खाली जगह है ना, उसको आप भर देंगे तो आप प्लग कर देंगे, फिल इन करना। अच्छा, वैक्यूम एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश का जिसमें डबल यू आता है, इसकी स्पेलिंग को नोट करना, क्योंकि जब ये आएगी ना, आप अगर आपने इसके स्पेलिंग को नहीं समझा ना तो आप कभी नहीं लिख पाओगे। इसमें आता है डबल यू, ऐसी एक ही और स्पेलिंग है इंग्लिश में जिसमें डबल यू आता है, कॉन्टिन्यूम। ठीक है, वैक्यूम और कॉन्टिन्यूम में दोनों में आता है डबल यू, डबल सी नहीं आता, सिर्फ डबल यू आता है। ये सब राइटिंग स्किल्स के कोर्स का पार्ट है, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, है ना, वहाँ पे राइटिंग स्किल्स के कोर्स में आपको सारी चीज़ें मैं कवर करवा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा देयर कैन बी नो डाउट दैट PM मोदीज कॉल टू स्केल अप एक्सपोर्ट्स टू 400 बिलियन दिस ईयर हेल्प्ड expedite the disentangling of interministerial red tape over the RODTEP scheme। कह रहा है इस चीज़ पे कोई भी डाउट नहीं हो सकता, कोई भी शक नहीं हो सकता कि मोदी साहब की जो कॉल है, जो डिमांड है स्केल अप करने की, लेवल अप करने की एक्सपोर्ट्स को 400 बिलियन तक इसी साल में, कह रहा है ये जिसने हेल्प किया है एक्सपेडाइट करने में, तेज़ बनाने में, रेव अप करने में, और किसको, हमारी डिसएंटेंगलिंग को। डिसएंटेंगलिंग का मतलब होता है सेपरेशन। आपके ईयरफोन उलझे होते हैं आपस में तो आप उनको सेपरेट करते हो ना, डिसएंटेंगल करते हो, तो सेपरेशन में इसने हेल्प की है, वो है इंटर मिनिस्ट्रियल रेड टेप और किसके ऊपर, RODTEP स्कीम पे। रेड टेप का मतलब होता है लाल फीताशाही, इंटर मिनिस्ट्रियल मतलब कई मिनिस्ट्रियों के बीच में। स्कीम तो आ गई, लेकिन पानी वाली मिनिस्ट्री बोल रही है हमारे हिसाब से तो ऐसा होगा, है ना, और ऊर्जा वाली मिनिस्ट्री बोल रही है नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री बोल रही है ऐसा होगा, तो ये रेड टेप में स्कीमें फंस जाती हैं। तो कह रहा है मोदी साहब ने ना इस बार जो है ये 400 बिलियन का जो वादा कर दिया ना, ये रेड टेप कम होती जा रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, स्कीमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं सरकार की तरफ से। नो डाउट की वर्ब है कैन बी, देर से क्लोज शुरू हुआ है तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखा हुआ है। मोदी की कॉल की वर्ब है हेल्प्ड। स्केल अप करना, रेव अप करना, रेचेट अप करना, रैंप अप करना, अपग्रेड करना, किसी चीज़ का लेवल ऊपर लेकर के आना। एक्सपेडाइट करना मतलब तेज़ी से करना किसी चीज़ को, है ना, रेव अप करना, रेवोल्यूशन अप करना, किसी चीज़ को तेज़ी से आगे बढ़ाना। डिसइंटेंगल, अनइंटेंगल, सेपरेशन, डिटैचमेंट एक ही बात है। आपका ईयरफोन, आपके बाल अगर उलझ गए हैं तो वो एंटेंगल हो गए हैं, अब आप उसको कंघे से सुलझाओगे अपने बालों को तो डिसइंटेंगल करोगे। मोदी साहब भी यही कर रहे हैं, आपस के मिनिस्ट्री के झगड़ों को कंघे से सुलझा रहे हैं। बढ़े आगे। कह रहा है न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी
a couple of smaller export related schemes and mechanism to fork out the last 2 years pending dues under the earlier export incentive program are expected by September। अब बता रहा है ये सारा झगड़ा सुलझने से क्या फ़ायदा हो रहा है लोगों को, कहानी सुनो पूरी, है ना। कह रहा है एक नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो हमने बनाई है और एक कपल ऑफ मतलब एक दो जो स्मॉलर एक्सपोर्ट रिलेटेड स्कीम हमने बनाई है और एक जो सिस्टम बनाया है, मैकेनिज्म बनाया है, और किसके लिए, फोक आउट करने के लिए, सरेंडर करने के लिए। फोक आउट मैंने आपको बताया था ना, किसी चीज़ को सरेंडर करना, मजबूरी में देना, और किसको, पिछले 2 सालों की पेंडिंग ड्यूज़ को, और किसके अंडर में, पुराने वाली एक्सपोर्ट की इंसेंटिव प्रोग्राम्स में। कह रहा है ये सब के सब चीज़ जो है ना इस तरह की ये एक्सपेक्टेड है बाय सितंबर। तो 2 सालों का सारे एक्सपोर्टर्स को, निर्यातकों को पैसा मिल जाएगा, क्योंकि मोदी साहब पूरा जोर लगा रहे हैं, ये तीनों चीज़ें आ गई हैं, सितंबर तक आ जाएंगी, सबका पैसा उनको फोक आउट सरकार जो है कर देगी, सरेंडर कर देगी। समझ गए। इन तीनों की वर्ब है आर एक्सपेक्टेड। आगे बढ़ते हैं, फोर्क आउट फ्रेजल वर्ब को देख लेना। हमें 500 रुपये फोक आउट करने पड़े मास्क ना पहनने की वजह से, पुलिस वाले को सरेंडर करने पड़े, है ना, फोक आउट। कह रहा दिस अर्जेंसी मस्ट नॉट बी लॉस्ट। कह रहा ये जो अर्जेंसी है, ये जो मोदी साहब की वजह से इतना तेजी से काम हो रहा है, बहुत भाग भाग के काम हो रहा है, ये अर्जेंसी, ये इमरजेंसी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। इसी मोमेंटम से हमें आगे बढ़ना है। अर्जेंसी की वर्ब होगी मस्ट नॉट बी। कह रहा है हैविंग ऑप्टेड आउट ऑफ RCEP, इंडिया इज लुकिंग टू रीइग्नाइट फ्री ट्रेड पैक्ट नेगोशिएशंस विद ऑस्ट्रेलिया, UK, EU एंड द US। अब और क्या कर रहे हैं हम, अंदर तो हमने सब अच्छा कर ही दिया, मिनिस्ट्रियों के बीच में हम बातचीत करवा रहे हैं अच्छे से, अब बाहर क्या कर रहे हैं। कह रहा है ऑप्ट आउट करने के बाद, ऑप्ट आउट करने का मतलब होता है विड्रॉ करना, बाहर निकल जाना। कह रहा है अपनी इच्छा से बाहर निकल जाने के बाद, ऑप्ट आउट करने के बाद, और किससे, RCEP नाम के ट्रेड पैक्ट से, है ना, ये एक ट्रेड पैक्ट था जिसमें इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया। कह रहा है इससे बाहर निकलने के बाद इंडिया लुक कर रहा है कि वो रीइग्नाइट करे, फिर से तेज जलाए। रीइग्नाइट करना मतलब रिवाइव करना, अपने फ्री ट्रेड पैक्ट को, फ्री में व्यापार के जो है समझौतों को, निगोशिएशन को, किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया, UK, EU और US के साथ। तो हम बाहर भी बहुत तेजी से आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, सभी कंट्रीज के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि RCEP से तो हम निकल गए, लेकिन उनसे इंडिविजुअली हम जो है कॉम्पैक्ट करें, पैक्ट करें, एग्रीमेंट करें फ्री ट्रेड के। समझ गए ना। अब आओ इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़, इंडिया की वर्ब है इज लुकिंग। रीइग्नाइट का मतलब होता है जलाना, इग्नाइट मतलब फिर से। आप बीड़ी पी रहे हो, बीड़ी बुझ गई, अब बीड़ी को आपने रीइग्नाइट किया, फिर से जलाया। जलाने को किंडल भी बोलते हैं, तो रीकिंडल भी बोलते हैं। और अगर आपके अंदर कोई जज्बा है पर वो बुझ चुका है, तो आप उसको रीइग्नाइट करोगे तो रिवाइव करोगे, है ना। रिवाइव का मतलब होता है किसी चीज़ में फिर से जान फूंकना। तो इंडिया जान फूंकने की कोशिश कर रहा है इन सब चीज़ों में। पैक्ट का मतलब होता है समझौता, एग्रीमेंट या ट्रीटी। चलिए अब मैं आपसे सवाल करूंगा यहाँ पे, फिर सवाल करूंगा और फिर समझाऊंगा, है ना। हैविंग ऑप्टेड आउट, ये कौन सी किस टाइप का ये जो है ना स्ट्रक्चर है। हैविंग ऑप्टेड आउट का मतलब क्या है यहाँ पे, चलो आ जाओ। हैविंग प्लस में V3, हैविंग प्लस में V3 अगर आपको बिना सब्जेक्ट के मिल जाए तो वो कहलाती है पार्टिसिपल फ्रेज। और कैसा, परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि हैव प्लस में V3 परफेक्ट टेंस बनाता है, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज बनाएगा। हैविंग वॉच्ड अ मूवी आई टर्न ऑफ द टीवी, मूवी देखने के बाद मैंने टीवी को टर्न ऑफ किया। हैविंग प्लस में V3 बताती है एक काम होने के बाद दूसरा काम होगा। जैसे वो वर्ब की ING फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन बनाती है ना, भाई खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, यहाँ पे वो नहीं हो रहा, यहाँ पे मूवी देखने के बाद मैंने टीवी को बंद किया। समझ गए। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनता है, हैविंग आपको ये परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग V3 एक्टिव में या पैसिव में कब यूज़ करना है। इस सेंटेंस को देखो, हैविंग क्लियर द कट ऑफ मार्क्स ही गॉट सेलेक्टेड फॉर ए गुड जॉब। अच्छे मार्क्स को क्लियर करने के बाद, कट ऑफ मार्क्स को क्लियर कर चुकने के बाद वो जो है गॉट हो गया सेलेक्टेड, उसको मिल गया सिलेक्शन एक अच्छी जॉब के लिए। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ही ने ही अच्छे मार्क्स को क्लियर किया है, कट ऑफ के मार्क्स को क्लियर किया है। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। हैविंग अवॉर्डेड द डेथ पेनल्टी द प्रिजनर वॉज एक्सिक्यूटेड। डेथ पेनल्टी अवॉर्ड होने के बाद, मौत की सजा मिलने के बाद, डेथ पेनल्टी मतलब मौत की सजा, फांसी की सजा मिलने के बाद प्रिजनर को मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। देखो यहाँ पे प्रिजनर ने फांसी की सजा दी नहीं है, उसको मिली है। देखो यहाँ पे तो इसने क्या किया, मार्क्स को, कट ऑफ को क्लियर किया है। यहाँ पे आई ने इस मूवी को वॉच किया है, लेकिन यहाँ पे प्रिजनर ने फांसी की सजा को अवॉर्ड नहीं किया, प्रिजनर को अवॉर्ड की गई है जज साहब के द्वारा। तो प्रिजनर के लिए यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल को पैसिव वॉइस में यूज करना है, तो आप लगाएंगे हैविन बीन अवॉर्डेड द दैट पेनल्टी। समझ गए ना। तो कब बिन आएगा कब बिन नहीं आएगा ये आप इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को देख के बताएंगे। अगर उसके साथ कुछ काम हो रहा हो तो पैसिव बनाएं बिन लगा के, अगर वही उस काम को कर रहा हो तो आप बिन को निकाल के एक्टिव फॉर्म में इसको रख सकते हैं। बढ़े आगे, चलो।
कह रहा है द ग्लोबल इकोनॉमी इज ऑन द कस्प ऑफ वन ऑफ इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट रीबाउंड्स एज कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव्स क्रॉस अ टिपिंग पॉइंट इन मैनी एडवांस इकोनॉमीज। कह रहा है जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, वो कस्प पे है, वो मोड़ पे है। कस्प का मतलब होता है मोड़, और किसका? अपने आज तक के स्ट्रॉन्गेस्ट रिबाउंड्स के, आज तक के सबसे बड़े रिवाइवल के। रिबाउंड मतलब किसी चीज़ में रिवाइवल आना। तो आज तक से सबसे बड़ी जो रिवाइवल देखने वाले हैं वो आज इस साल हम देख रहे हैं कोविड के बाद पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में। कह रहा है जैसे ही वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है, जो अभियान है, वो क्रॉस करता है एक टिपिंग पॉइंट को कई एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में, कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में। समझ गए ना? टिपिंग पॉइंट क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा, सेंटेंस समझ लो। ग्लोबल इकोनॉमी एक बहुत बड़े मोड़ पे है अपने आज तक के सबसे बड़े रिबाउंड के, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमी के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो क्रॉस कर रही है एक टिपिंग पॉइंट को। अब आ जाओ देखने वाली चीज़ें। ग्लोबल इकोनॉमी की वर्ब है इज, ये इसकी वर्ब है इज, ऑन द कस्प ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ। कस्प का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट, कस्प का मतलब होता है मोड़, है ना, चौराहा। ब्रिंक का मतलब, वर्ज का मतलब होता है कगार। तो ये है तो एक जैसे ही, पर इनको यूज़ करना है आपको ऑन लगा के, ऐड मत लगाना, ऑन द कस्प ऑफ। रिबाउंड मतलब रिवाइवल। टिपिंग पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। टिपिंग पॉइंट को इस पिक्चर से समझें आप। देखो यहाँ पे दोनों तरफ जो भी बराबर हैं। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी रखा, हवा भर भी एक तरफ भी, तो वो साइड है वो पूरी तरह से बदल जाएगी, है ना, नीचे आ जाएगी। टिपिंग पॉइंट वही पॉइंट होता है जहाँ पे सब चीज़ें बैलेंस में हो और हल्का सा चेंज भी हो, एक बड़े बदलाव को लेकर के आए आने वाले वक्त में। तो वैक्सीनेशन अभी टिपिंग पॉइंट पे है। 1-2 महीने के अंदर आप देखोगे कोविड जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे फैलना, क्योंकि सबका वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट हम कर चुके होंगे। टिपिंग पॉइंट पे है। कह रहा है एज दे लुक टू गो बियॉन्ड चाइना टू सर्विस डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड्स, इंडिया नीड्स टू एग्रेसिवली स्टेप अप टू द अपॉर्चुनिटी। कह रहा है जैसे ही ये जो एडवांस्ड इकोनॉमी है लुक करती हैं, देखती हैं, गो बियॉन्ड होने के, पार जाने के, चाइना के, सर्विस करने के लिए, केटर करने के लिए अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन की डिमांड को, अपने घरेलू डिमांड को। कह रहा है जैसे ही ये कंट्रियां जो है अपनी डिमांड के लिए अपने दरवाजे खोलेंगी और चाइना के पार जाने की कोशिश करेंगी, इंडिया को ज़रूरत है कि वो एग्रेसिवली स्टेप अप टू करे, एग्रेसिवली फ़ायदा उठाए इस अपॉर्चुनिटी का, इस मौके का। समझ के? तो चाइना को सब चाइना से कफाएं। अब इंडिया की बारी आएगी, इंडिया यहाँ पे चाइना की जगह ले सकता है। डे की वर्ब है लुक टू, दे यहाँ पे आया एडवांस इकोनॉमीज़ के लिए। इंडिया की वर्ब है नीड्स, स्टेप अप टू, राइज अप टू का मतलब होता है किसी मौके पे, अपॉर्चुनिटी पे सही तरीके से परफॉर्म करना, हरकत में आना और अच्छे से परफॉर्म करना। कह रहा ऑल्दो द सेकेंड वेव्स डैमेज ऑन द इकोनॉमी इज लेस सीवियर दैन द रैकेज फ्रॉम द लास्ट ईयर्स नेशनल लॉकडाउन, डोमेस्टिक रिकवरी इज स्टिल फीबल एंड अनइवन। कह रहा है हालांकि सेकेंड वेव का जो डैमेज था, दूसरी लहर की जो चोट है हमारी अर्थव्यवस्था पे, वो कम सीवियर है, कम घातक है। और किसके मुकाबले? उस मलबे के मुकाबले, उस रैकेज के मुकाबले जो पिछले साल के नेशनल लॉकडाउन से आया था। कह रहा है हालांकि इस बार नुकसान ज़्यादा हुआ नहीं। कह रहा है फिर भी डोमेस्टिक रिकवरी जो है वो अभी भी कमज़ोर है, हमारे घरेलू रिकवरी अभी भी कम है, कमज़ोर है और अनइवन है। शहरों में ज़्यादा है, गाँवों में कम है। समझ गए ना? तो हम यहाँ पे अभी भी घर पे पूरी तरह से सेफ नहीं है, थोड़ा सा हमें काम करना है ताकि चाइना की जगह हम आने वाले वक्त में ले पाए। डैमेज की वर्ब है इज, रिकवरी की वर्ब है इज, रैकेज का मतलब होता है मलबा, डिब्री, रूइंस, हैवक, है ना, किसी चीज़ का मलबा कहलाता है रैकेज। करेक्ट कंजम्पशन may see some pullback on pent up demand as well as the impending festive season but its sustainability is fragile। अब यही बता रहा है कैसे हम कमज़ोर जो हैं इस साल रिकवरी कर रहे हैं डोमेस्टिक। कह रहा है जो कंजम्पशन है, जो उपभोक्ता जो खरीदेगा, माल कंज्यूम करेगा, वो थोड़ा पुल बैक देख सकता है। पुल बैक भी वही होता है रिवाइवल, है ना, हल्का सा इंक्रीज। हम थोड़ा सा पुल बैक कंजम्पशन में देखेंगे और किस वजह से? पेंट अप डिमांड की वजह से, दबी हुई डिमांड की वजह से। अब पैसे लोग खर्च करना शुरू कर रहे हैं, है ना, सेकंड वेव के जाने के बाद, तो थोड़ा कंजम्पशन हम पुल बैक देख पाएंगे। कह रहा है साथ ही साथ और देखेंगे हम ये इम्पेंडिंग फेस्टिव सीजन की वजह से। ऐसा फेस्टिव सीजन रक्षाबंधन का, दशहरे का, दिवाली का जो इम्पेंडिंग है, जो नियर एंड सर्टेन है, अप्रोच कर रहा है हमें। कह रहा है लेकिन इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, जो टिकाऊपना है, वो बड़ा फ्रिजाइल है, बड़ा ही कमज़ोर है। हम आने वाले टाइम में डिमांड को बढ़ता हुआ देखेंगे क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया है, वो अपना डिमांड जो है दबी हुई को उसको पूरा करेंगे पैसा खर्च के। और फेस्टिव सीजन में भी खर्चा होता ही है, लेकिन बावजूद इसके सारा जो टिकाऊपना है ना इस चीज़ का बड़ा कमज़ोर है, फ्रिजाइल है। सस्टेनेबिलिटी मतलब टिकाऊपना, ड्यूरेबिलिटी, फिजिबिलिटी बोल सकते हो। इसकी वर्ब है इज, कंजम्पशन की वर्ब है में सी, पेंड अप मतलब दबी हुई, इम्पेंडिंग मतलब अप्रोचिंग, जो नज़दीक है, सर पे मंडरा रहा है। कह रहा है टिल दैट फर्म्स अप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आर अनलाइकली टू टेक ऑफ। कह रहा है जब तक ये चीज़ें फर्म अप होंगी, फर्म अप होने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बनना,
फॉर्म का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, फॉर्म अप मतलब अपनी स्ट्रॉन्गनेस को बढ़ाना। कह रहे जब तक कंजम्पशन फॉर्म अप होता है, फिर से अपनी पूरे परवान पे आता है, तब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो अनलाइकली है टेक ऑफ करना शुरू होना या किक ऑफ करना। तब तक हमारे देश में एफडीआई जो है बहुत तेजी से बढ़ने वाली है नहीं। समझ गए? दैट की वर्ब है फॉर्म्स अप, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वर्ब है आर। फॉर्म अप का मतलब आपको समझा दिया, किसी चीज की स्ट्रांगनेस को, स्ट्रेंथ को बढ़ाना। कह रहा दैट लीव्स पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स एज द टू ग्रोथ इंजन्स विद फीजिबल फायर पावर टू एड द रिकवरी मोमेंटम। और कह रहा है ये जो ऊपर वाली पूरी चीज हमने देखी है, कैसे इंडिया एक वीक फेज से गुजर रहा है। कह रहा है ये लीव करती है एक तो सरकार की स्पेंडिंग को, पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग को, सरकार ब्रिज बनाए, हाईवे बनाए, सड़कें बनाए, है ना, बड़े बड़े काम करे, एक तो इसको, और एक एक्सपोर्ट्स को, निर्यातों को दो ग्रोथ के इंजन्स के तौर पे, जिनमें टिकाऊ फायर पावर है, बहुत ही टिकाऊ बारूद है ना, जो बारूद है एड करने का रिकवरी के मोमेंटम को, हमारी रिकवरी के संवेग को, रफ्तार को। तो अभी और कुछ हो नहीं सकता, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दो जितना हो सकता है, और सरकार खुद भी स्पेंड करे, लोगों को रोजगार मिले, इससे रिकवरी का मोमेंटम बढ़ेगा। इसके अलावा कोई भी चारा हमारे पास है नहीं। दैट की वर्ब लीव्स, फायर पावर मतलब बारूद, फीजिबल मतलब टिकाऊ, एंड्यूरिंग, लॉन्ग लास्टिंग, सस्टेनेबल। कह रहा देयर इज नो टाइम टू डिथर ऑन ईदर ऑफ दीज फ्रंट्स। कह रहा कोई भी वक्त हमारे पास बचा नहीं है डिथर करने का, डॉडल करने का, टाइम वेस्ट करने का इन दोनों में से किसी भी मोर्चे पे। तो जो भी करना है जल्दी जल्दी करो, किसी को मुंह मत देखो किसी का, आप अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी को डिसाइड करो, दोनों चीज़ों पे जितना हो सके स्पेंड करो, ताकि दिवाली तक हमारा देश फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। टाइम की वर्ब है इज, देयर के बाद क्लोज शुरू हुआ है, डिथर, डॉडल, सिट ऑन द फेंस, वेस्ट टाइम, किसी चीज़ को सोचते रहना, टाइम को गंवाते रहना, काम को ना करना, डिथर डॉडल कहलाते हैं। आई थिंक अब पूरा आर्टिकल आपने कहानी की तरह पढ़ लिया, और ये कहानियाँ ही होती हैं, जिस दिन आपकी रीडिंग अच्छी हो गई, कोई भी आर्टिकल आप पढ़ोगे उसके अंदर की कहानी आप देख पाओगे, ईजिली आप उस आर्टिकल को समराइज कर पाओगे। आज का क्विज मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बताया है वही यहाँ पे अप्लाई होगा। हैविंग प्लस में V3 या हैविंग प्लस में बीन प्लस V3 कैसे यूज़ होती है, ऑफसेट, फोर्क आउट, रैचेट अप और डिसइंटेंगल में से क्या यूज़ करोगे यहाँ पे मीनिंग के हिसाब से, हैज़, हैड, हैव, हैड और हैड में से कौन सा यहाँ पे लगेगा थर्ड वाले में। एक पर्सन जिसमें आप कन्फाइड इन करते हो, वन वर्ड क्या होगा, एक इंसान जिसको आप अपने राज बताते हो, है ना, इंसान बोल रहा हूँ, आदमी या औरत नहीं बोल रहा, तो उसी हिसाब से अपना सही वाला आपको चूज़ करना है। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको यहाँ पे वैक्यूम की क्या होती है, अच्छे से मैंने आपको आर्टिकल में बताई थी। 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों का जवाब मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के नीचे, है ना। अपना डिस्क्रिप्टिव भी आपको पता लग गया है। अपनी पॉलिसी को हमें इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन करना चाहिए या हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ को देख करके क्यूज़ लेने चाहिए, बाद में डिज़ाइन करें। लिखा करें जरूर, फर्स्ट कमेंट में मेरा लिखा हुआ आपको मिलेगा। ऐप डाउनलोड कर लेना, और कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे आप मुझे पूछ सकते हैं 7014697065। व्हाट्सएप भी करें, फ़ोन कोई नहीं उठाता इस पर, ठीक है। व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेरी हो आप इस पर बेशक डाल दें, मैं सुबह शाम में आके रिप्लाई करता हूँ। अंटिल देन, साइनिंग आउट।